चटक मटक के पाँव लगे थे, चटक मटक के खूब सारा आशीर्वाद। दिनेश कुंदन भाई खूब सारा आशीर्वाद। पूजा जी सभी को नमस्कार। मनीष भाई चलो कैसे हो, सब बढ़िया हो कि नहीं हो ये बताओ। महावीर जी, मनीष राज, राकेश जी, विमला जी सभी को नमस्कार भाई। अमीषा साहनी। चलिए हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की और कल हमने कुछ प्रश्न किए थे। मैंने कहा विद कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात ये भी कही कि उसके आसपास से और कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। सुमन बेटू जी ठीक है, करण खोरवाल। चलिए सभी का नाम आ गया, अभी बीच में और आ जाएगा, चिंता मत करो। नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, कुछ ऐसा कर गुजर जाओ कि पूरा दुनिया आपका नाम ले, न्यूज़पेपर में नाम छपे, टीवी में भी आपका नाम है ना, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, मैं तो नाम ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी हल्की सी वॉइस बढ़ा दीजिए। वॉइस आ रहा है सबको, आ रहा है? चलिए चलिए सभी को नमस्कार भाई। चलिए रखते हैं प्रश्न। वही सबको आ रहा है, क्लियर है? मोरल धाम से लाइव है कोई? अतुल भाई आपका भी भाई अभिनंदन है। रोहिताज हवा में प्रणाम करूं, हवा में कैसे प्रणाम होता है रोहिताज? जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका। मोहनजोदड़ो क्या चीज? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है कहां? मैं आसपास की बातें कर रहा हूं, तब तक इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो ध्यान रखना, एक तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कौन सा? पाकिस्तान वाला। ठीक है, इस मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना बेटा जी। ठीक है, हसनापुर की धरती से प्रणाम भाई आपको भी। ध्यान रखना मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो ध्यान रखना मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है ना, आगे बात समझ क्लियर है? ये मोहनजोदड़ो और लोथल आपस में इंटर रिलेटेड है, अभी बात करेंगे इसकी। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में शाब्दिक अर्थ निकलता है इसका मृतकों का टीला, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा जाता है? तो इसे सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान कहलाता है ये, नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसी को सिंध का बाग कहा जाता है, इसी को सिंध का रेगिस्तान कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो को स्तूपों का नगर भी कहा जाता है। ध्यान रखना। बफरिंग हो रही है क्या? सभी को हो रही है क्या? वीडियो नहीं चल रहा है बहुत सारे लोगों का? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। एक बार कनेक्शन चेक कर लें आप लोग, ठीक है ना, और रिस्टार्ट करें। यहाँ से तो सारी चीजें ठीक चल रही है। ठीक है, ध्यान देना। बुलबुल बेटा, बुलबुल है कि बबलू है, जो भी एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, रिफ्रेश करके वापस चलाओ जल्दी से। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इसे स्तूपों का नगर कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये, स्तूपों का नगर कहा जाता है। किसको नगर कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आपके सामने ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होने वाला है? लोथल। क्या होने वाला है? लोथल। सब ठीक है, सही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अब टॉपिक पर जाइए। इस लोथल का ध्यान रखना, शाब्दिक अर्थ बताया जाता है मृतक संबंधी संस्कार। लोथ मूलतः इसमें शब्द क्या है? लोथ है। और लोथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतक संबंधी संस्कार। मृतक संबंधी संस्कार, मृतक संबंधी संस्कार। लोथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतक संबंधी संस्कार। आगे बात समझ क्लियर है? नहीं चल पा रहा बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो, बफर जो हो रहा है ज्यादातर बच्चों का। एक बार सब लोग रिफ्रेश करो भाई, है ना, सबके नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी, एक बार सब जल्दी जल्दी से रिफ्रेश करो। किन किन लोगों का बफर हो रहा है जल्दी से कमेंट करना देखे। उसके से एक बार ऐप को या तो रीस्टार्ट करके देखो देखे। नहीं बेटा महेंद्र भाई गलत है, वो 2300 बीसी कैसे हो सकता है? संभव नहीं। 10,000 बीसी तक हम लोग मान सकते हैं, है ना, 1 लाख से लेकर के। वो भी देखो उसमें क्या है, वो अव्यवस्थित है, अप्रामाणिक है। अलग अलग लोगों ने क्या ना अलग अलग बोल दिया उसके लिए। चलो सही, बफर हो रहा है। जिन जिन लोगों का भाई देखो बफर हो रहा है ना, एक बार जो है रिफ्रेश कर लो, या फिर जो है ना एक बार जो है ना लॉग आउट करके वापस लॉगिन करो जल्दी से। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम हो रही है भाई। हाँ, दोबारा ओपन करने से देखो इमरान का चल गया है, तो बाकी के लोग भी दोबारा ओपन कर लो बेटा, जल्दी से कर लो। हो गया, सबका हो गया। जिन जिनका हो रहा है ना बफर, एक बार रीस्टार्ट कर लो, ऐप को ठीक हो जाएगा बेटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। लोथ, लोथ का शाब्दिक अर्थ निकलता है मृतक संबंधी संस्कार। क्या चीज है? मृतक संबंधी संस्कार। अब ठीक है बेटा, टॉपिक पे आ जाओ। लोथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतक संबंधी संस्कार। क्लियर है ना? और इसी लोथल से हमें फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त होती है। आगे बात समझ क्लियर है ना? ध्यान रखना, लोथल का जो खोज किया था, लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, लोथल की खोज की गई थी श्री रंगनाथ राव के द्वारा। SR राव, SR राव के द्वारा, SR राव के द्वारा लोथल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और इसी SR राव ने ध्यान रखना कि लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो का है। ध्यान रखना, SR राव ने लोथल को, किसको? लोथल को लघु हड़प्पा, क्या चीज? लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का है। ठीक है ना? देखो ध्यान देना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और लोथल में मूल शब्द लोथ है, और लोथ का शाब्दिक अर्थ होता है मृतक संबंधी संस्कार। ठीक है ना? आगे बात समझ क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, इसकी खोज कब की गई थी? खोज SR राव, श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखना, लोथल को श्री रंगनाथ राव ने लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा है। अब इसको खोज के सन को लेकर के थोड़ा सा क्योंकि कंट्रोवर्सी रहता है, ध्यान रखना, इसका खोज वस्तुतः जो किया गया था वो किया गया था 1954, 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। लेकिन इसका जो उत्खनन हुआ वो उत्खनन हुआ था 1957, 1957 में। और उत्खनन भी किसके द्वारा करवाया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। अब यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना, थोड़ी सी लोथल से क्या ध्यान रखेंगे? विशेष बात लोथल से, तो ध्यान रखना, लोथल से एक तो गोदीबाड़ा प्राप्त होता है। क्या चीज? लोथल से क्या प्राप्त होता है? गोदीबाड़ा प्राप्त होता है। गोदीबाड़ा बोलूं या फिर मैं बोलूं इसी को डॉक यार्ड, क्या बोलूं? डॉक यार्ड, या फिर मैं इसी को बोलूं बंदरगाह। क्या चीज? बंदरगाह है। क्या बोलूं मैं इसको? बंदरगाह। ध्यान रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की, अरे बारात से भी क्लास ले रहा है, शाबाश क्लास। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता की, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी संरचना है। कौन सा? ध्यान रखना, तो लोथल का गोदीबाड़ा, लोथल का गोदीबाड़ा। आगे बात समझ क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, क्लास है ना, बारात से क्लास ले रहा है तो डांस भी करता रहे, क्लास भी लेता रहे। अब ध्यान रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है? लोथल का गोदीबाड़ा या डाक यार्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। बेटा जिनके भी नीलम बेटू यदि बफरिंग हो रही है ना, तो एक बार रिस्टार्ट कर लो, ये ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सा है? लोथल का गोदीबाड़ा, डाक यार्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, इसके बाद क्या स्थिति है, तो इसके बाद ध्यान रखना क्या चीज? इसके बाद ध्यान रखना हड़प्पा का अन्नागार।
हड़प्पा का अन्नागार है, ठीक है ना, हड़प्पा का अन्नागार है। हड़प्पा के अन्नागार के बाद में है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, आगे बात समझ। और इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का ही क्या चीज है, स्नानागार, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है, लोथल का गोदीबाड़ा, उसके बाद में हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो का स्नानागार, आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब इसमें ध्यान रखना कि इसी स्नानागार को जॉन मार्शल ने, किसने बेटू जी, ध्यान रखना, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का है, क्या कहा है, आश्चर्यजनक निर्माण का है, क्या कहा है, आश्चर्यजनक निर्माण का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको बताया, तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। दिनेश भाई सेम टू यू, ठीक है, ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का, साथ ही साथ इसे क्या कहा, बेटा, इसे ग्रेट बात, विराट वस्तु, क्या कहा, इसको विराट वस्तु की संज्ञा दी है, किसकी संज्ञा दी है, विराट वस्तु की संज्ञा दी है। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बात समझे, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आमरी संस्कृति कहां पर पनपी, आमरी संस्कृति कहां से पनपी है, बताइए जल्दी से। देखिएगा ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटू जी, ध्यान रखना कि एक प्रश्न से हम लोग और आसपास में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी हम लोग साथ में चर्चा कर रहे हैं। जिनका बफरिंग हो रहा है बेटा, सीधा सीधा काम करो, क्या काम करो, लॉग आउट करो और वापस लॉगिन करो, चल जाएगा, लेगा भाई, कर लो बेटा। चलिए आमरी संस्कृति कहां पर पनपी, आमरी कहां पर है, तो ध्यान रखना आमरी है सिंध में, कहां पर है, सिंध में। नाथी का बाड़ा क्या है, क्लास बाद में बताऊंगा तेरे को, है ना, बुकर साहब बाद में बताऊंगा बेटा, नाथी का बाड़ा है ना, अपने सिलेबस में नहीं, नाथी का बाड़ा अपने सिलेबस में सिंधु घाटी से है। ध्यान देना बेटा, आमरी संस्कृति कहां पर पनपी, तो आमरी संस्कृति है सिंध प्रांत में, कहां पर है, सिंध प्रांत में, कहां पर है बेटू जी, सिंध प्रांत में। आगे बात समझो, क्लास 2 घंटे की कर दो, हां करेंगे बाद में करेंगे बेटा जी, है ना, अभी 1 घंटे में मजे लो तुम लोग। आमरी की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं, आमरी की बात करूं तो ध्यान रखना आमरी की जो खोज है ना वो किसके द्वारा की गई, कोई बताएगा मुझे, आमरी की खोज किसके द्वारा की गई थी, आमरी की खोज किसके द्वारा की, बताओ। सपना बेटू जी ऐसे करो, यदि जो है साफ नहीं दिख रहा तो आपका क्वालिटी बढ़ा लो उसका, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आमरी की खोज किसने की, बताओ। बरखा जैन ठीक है, साजिद अंसारी भी ठीक है, इमरान खान भी बिल्कुल ठीक है, पूर्ण वर्मा भी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ आमरी की खोज किसके द्वारा। चलिए ध्यान देना बेटू जी, आमरी की खोज की गई थी एन.जी. मजूमदार के द्वारा, एन.जी. मजूमदार के द्वारा, ठीक है। आमरी की खोज किसके द्वारा की गई, एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी। आगे बात समझ में क्लियर है ना, एन.जी. मजूमदार के द्वारा आमरी की क्या की गई थी, खोज की गई थी। और यहां से आमरी कौन आके मरी, ध्यान रखना, बारहसिंगा, क्या चीज, शब्दों के ऊपर ध्यान देना, मैंने कहा आमरी कौन आके मरी, तो ध्यान रखना बारहसिंगा, और साथ ही साथ क्या, गेंडा, क्या चीज, गेंडा। आगे बात समझ ध्यान रखना, तो बारहसिंगा क्या चीज, बारहसिंगा वे गेंडे के साक्ष्य, गेंडे की हड्डियां मिली है, गेंडे की हड्डियां प्राप्त होती है कहां से, आमरी से। आगे बात समझ में क्लियर है ना, आमरी से क्या क्या चीजें, बारहसिंगा, गेंडे की हड्डियां प्राप्त होती है कहां से, आमरी से। खोज इसकी किसके द्वारा की गई थी, एन.जी. मजूमदार के द्वारा। कहां पर है ये, सिंध प्रांत में है, कहां पर है, सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल है, तो ध्यान रखना और कौन कौन से हैं, तो अली मुराद है, कौन सा है, अली मुराद है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, आमरी आपका होगा। एक इसके अलावा कौन सा है, कोट दीजी है, कौन सा है, कोट दीजी है। इसके अलावा कौन सा है, चनूदड़ो है, कौन सा है बेटू जी, ध्यान रखना, चनूदड़ो है। इसके अलावा कौन सा है, जूदर जोदड़ो है, कौन सा है, जूदर जोदड़ो है, कौन सा है, जूदर जोदड़ो। ये सारे के सारे स्थल आपके कहां पर मिलते हैं, आपको सिंध प्रांत में मिलते हैं। कहां, सिंध प्रांत में। सैंधव काल में स्नानागार यूज होता था बेटा, नीलम बेटू बिल्कुल होता था, ध्यान रखना। वस्तुतः ये क्या चीज है, वस्तुतः ये उस समय की धार्मिक जो परंपराएं होती थी उसके लिए था, धार्मिक महत्व हुआ करता था। जब बड़े धार्मिक आयोजन होते थे उस समय लोग इसमें सामूहिक रूप से स्नान करते थे। आगे बात समझ में क्लियर है ना। चलिए ये नई चीजें मिल रही है आपको, जल्दी से इसको लिख लेना साथ ही साथ में। हाँ बेटा साइड में हो गया, ठीक है। अरे धोलावीरा बेटा कहां पर आ जाएगा, महेंद्र, धोलावीरा तो गुजरात में है बेटा। अली मोहन आग कोट पहनकर चानू दौड़ जा, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। चलिए बात होगी क्लियर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो ध्यान रखना। हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें है ना वो किससे निर्मित है, जल्दी पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई। आपका उत्तर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। केवल शब्द जुड़ जाए अलंकृत, क्या शब्द जुड़े, अलंकृत शब्द जुड़ जाए तो ध्यान रखना आपका उत्तर होगा क्या, हड़प्पा। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मोहरें कैसे कहां से प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो। आगे बात समझ, फिर से बफरिंग हो रहा है बेटा, एक बार जो है इसको रीस्टार्ट कर लो, ठीक है सुरेश, रीस्टार्ट कर लो बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं हड़प्पा की मोहरों की, तो एक तो सेल खड़ी की जगह आपको शब्द मिल सकता है स्टेटाइड, क्या शब्द मिलता है, स्टेटाइड शब्द मिले तो वो भी आपको क्या करना है, सही करना है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार की मोहरें हैं। कितने प्रकार की मोहरें हैं, 3 प्रकार की मोहरें। कौन कौन सी, तो ध्यान रखना 3 प्रकार की मोहरें कौन कौन सी मिलती है। एक तो ये वाली बोले तो कौन सी, आयताकार। एक ये वाली कौन सी, वृत्ताकार, कौन सी, वृत्ताकार। और एक ये वाली कौन सी, ये वाली। फिर से बफर हो रहा है क्लास, सब बच्चों का हो रहा है। क्लास कर सकते हैं। चलिए अभी सही कर दिया, इधर से सही हो गया क्या, ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास ब्रेक हो रहा है बेटा, वापस कर लो एक बार, है ना, जल्दी से करो, है ना, लॉग आउट करके वापस लॉगिन कर लो इसको। विशाल, विजय, पूजा बेटू जी, विजय सैनी भाई, है ना, एक बार वापस कर लो बेटा ना, रिफ्रेश करके या फिर लॉग आउट करके लॉगिन कर लो वापस। संजय भाई, विजय सैनी, भीम सिन्हा बेटा एक बार वापस कर लो। साजिद भाई आप भी कर लो, अनिता बेटा आप भी कर लो, कुंदन आप भी कर लो बेटा, पूजा बेटा आप भी कर लो। रुक रही है क्लास, है ना, तो एक बार वापस कर लो, ठीक है, सही हो गया ना सबका। चलिए, अरे ऐसे टाइम कैसे निकल जाएगा नीलम बेटा, नहीं निकलेगा, चिंता मत करो। 3 प्रकार की मोहरें देखो, एक तो है आयताकार, वृत्ताकार और एक कौन सी है, वर्गाकार। कौन सी है, वर्गाकार। सर्वाधिक जो मोहरें मिलती है, ध्यान रखना सर्वाधिक मोहरें,
कौन से आकार की है? सर्वाधिक मोहरें कौन से आकार की है? ध्यान रखना बेटा जी, वर्गाकार है। कौन सी है? वर्गाकार है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? सर्वाधिक मोहरें कौन सी है? वर्गाकार है, वर्ग के आकार की है। अब यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न बनता है। देखिए ध्यान दीजिए, वापस दोबारा प्रश्न करवा रहा हूं। मैंने प्रश्न पूछा, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है, किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। सेल खड़ी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक स्टेटाइट। क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। आगे बात समझ क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा कि 3 प्रकार की मोहरें वस्तुतः हमें सिंधु सभ्यता से मिलती है। एक तो मिलती है आयताकार, एक मिलती है वृत्ताकार, एक मिलती है वर्गाकार। जो सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली है वो कौन सी मिली है? वर्ग के आकार की, वर्गाकार मोहरें मिली है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ से और क्या प्रश्न बनते हैं? और प्रश्न बनते हैं कि बेटा ध्यान रखना कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें आपको कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें आपको मिलती है हड़प्पा से। कहां से मिलती है? हड़प्पा से। यहां अलंकृत का मतलब क्या है? कि उनके ऊपर किसी ना किसी चीज का अंकन किया हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी चीज का क्या किया है? अंकन किया हुआ है। ठीक है बेटा, रुकमन समझ में आ गया? ध्यान रखना कि किसी ना किसी चीज का क्या है? अंकन किया गया है। ऐसी मोहरें कहां से मिली? हड़प्पा से। और अंकन किस किस चीज का है? ध्यान रखना, हड़प्पा की मोहरों पर अंकन किसका है? कुबड़दार बेल का है। कुबड़दार बेल का अंकन मिलता है, कुबड़दार बेल का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी हिरण का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी मतलब क्या? एक सींग वाला हिरण, एक श्रृंगी हिरण का अंकन मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। साथ ही साथ ध्यान रखना की बात करें तो सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली है? सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें आपको कहां से मिलती है? सर्वाधिक मोहरें आपको मिलती है मोहनजोदड़ो से। क्या चीज है? मोहनजोदड़ो से। आगे बात समझ में। देखो मोहरों से इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। पहली बात, मोहरें किससे निर्मित है? सेल खड़ी। क्या बोलते हैं? स्टेटाइट बोलते हैं। 3 प्रकार की, वापस से बफरिंग हो गया, 3 प्रकार की मोहरें हैं। कौन कौन सी है? आयताकार है, वृत्ताकार है और वर्गाकार है। सबसे ज्यादा मोहरें मिली है वर्गाकार, और ये कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नहीं चल रही क्लास भाई, हमारी तरफ से तो सही चल रहा है। ध्यान रखना, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहां से? हड़प्पा से। इस पर किस किस का अंकन मिलता है? कुबड़दार बेल का मिलता है, एक श्रृंगी हिरण का मिलता है, पशुपति का अंकन मिलता है। किसका? पशुपति का अंकन मिलता है। चलिए क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटा कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सारी चीजें सही हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, क्लास बार बार ब्रेक हो रही है, लॉगिन किया फिर भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मोहर का निर्माण सेल खड़ी, स्टेटाइट बोलते हैं बेटा। प्राचीन जमाने में आपने देखा होगा चीनी माटी की बरनी देखी जिसमें अचार वगैरह जमाता थी, वो स्टेटाइट है। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा है? बताओ, गोदावरी घाटी में जो है कौन सा क्षेत्र है? तो ध्यान रखना कौन सा है, बताइए। कक्षा रुक रही है, कोई बात नहीं बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, गोदावरी घाटी में कौन सा? दईमाबाद। कौन सा है? दईमाबाद। बात करें हम लोग दईमाबाद की, क्या चीज? दईमाबाद की। किसकी बात करें? दईमाबाद। दईमाबाद ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? दईमाबाद। और जो कि वस्तुतः गोदावरी नदी की, गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक कौन सी? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा पर स्थित है। कौन सी नदी पर? प्रवरा पर स्थित है। प्रवरा पर स्थित है। कौन सा? दईमाबाद है। आगे बात समझ में। प्रवरा पर स्थित है। कौन सा? दईमाबाद। कौन सा? दईमाबाद। क्लियर होगी बात? सबका अभी सही चल रहा है ना? कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है भाई, आप लोग समझते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है। कौन सा? दईमाबाद। कौन सा है? दईमाबाद, जो कि मूलतः गोदावरी की सहायक नदी जिसका नाम क्या है? प्रवरा। क्या चीज है? प्रवरा, इसके ऊपर स्थित है। बात क्लियर होगी भाई? महेंद्र भाई, मनीष जी ठीक है, गौरव भाई भी ठीक है, आई के ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा जी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा। सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सेंधव सभ्यता की मूल स्थली है और हड़प्पा से विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। दक्षिणतम बिंदु बेटा अभी बताया ना मैंने, दईमाबाद है। कौन सा? दईमाबाद है। बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है दिनेश बेटा, ठीक है, क्या बात है। रामलाल चौधरी, इमरान भाई, मोनू जी, सभी का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, महेश का भी बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रमेश डांगी आपका गलत है बेटा, साजिद अंसारी ठीक है बेटा, आपका भी ठीक है, महेंद्र सिंह जी आपका भी ठीक है, सोहन सेन जी आपका भी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों, तो इसके पीछे छोटी सी कहानी भी है। जैसे एक तो सबसे पहले इसको नाम दिया था सिंधु सभ्यता। 3 नाम प्रयोग है, 3 नाम प्रयुक्त होते हैं। कितने नाम है? 3 नाम है। हड़प्पा के 3 नाम है वस्तुतः। एक कौन सा है? सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा नाम दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता नाम दिया। जॉन मार्शल की एक पुस्तक है बेटा, कौन सी पुस्तक है? मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक का नाम है किसका? जॉन मार्शल का। और वहां पर उसने इसका नाम क्या रखा? सिंधु सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता। ये वस्तुतः नामकरण उसने 1924 ईस्वी में किया था। आगे चल करके 1931-32 के दौरान एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था? द लंदन वीकली। क्या नाम था? द लंदन वीकली। इसमें इसका नाम का क्या करवा दिया गया था? प्रकाशन भी करवा दिया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए फिर हम बात करते हैं, इसके लिए दूसरा नाम प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर रफीक मुगल। डॉक्टर रफीक मुगल, रफीक मुगल के द्वारा जो है ये नाम दिया गया। डॉक्टर रफीक मुगल ने क्या कहा? द ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन पुस्तक का नाम है ना, द ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बृहत्तर है ना सिंधु घाटी सभ्यता नाम कहा। आगे बात समझ में क्लियर है ना? बात क्लियर हो गई? तो ये नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, डॉक्टर रफीक मुगल ने। किसने दिया? डॉक्टर रफीक मुगल ने। और ध्यान रखना कि तीसरा जो नाम है वो तीसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। ये ध्यान रखना कि प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर, प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर, उत्खनित क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? वस्तुतः ध्यान रखना हड़प्पा। क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा कहते हैं। एक नाम इसका और प्रचलित है। कौन सा नाम प्रचलित है बेटू जी? इसी सभ्यता को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सिंधु सरस्वती सभ्यता। कौन सी? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या चीज कहा? सिंधु सरस्वती। इसी को क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती।
सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कह दिया जाता है, सभ्यता भी कहा जाता है, सभ्यता भी कहा जाता है, कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, पहली बात क्या चीज है, हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे कारण क्या है बेटा जी, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से हुई, इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया। क्या नाम किया गया? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने, और जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम मिलता है द मोहनजोदड़ो द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता, डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा, इसने क्या कहा? ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखना, करण एक ही बात है बेटा। अगली बात करें तो हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा क्यों? प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंधु सरस्वती? उसके पीछे भी कारण है कि इस सभ्यता का जो ज्यादातर संकेंद्रण जो है वो सरस्वती के गग्गर हाकरा तक का जो क्षेत्र है वो वहां तक है, और इसी कारण सिंधु से प्रारंभ होकर सरस्वती तक चली, इसलिए इसको क्या कह दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिया। क्या कह दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहां तक बात हो गई आपकी क्लियर। देखिएगा 6 प्रश्न हम लोगों को और करना है, समय कम है थोड़ा सा, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का सोच समझ करके आप मुझे उत्तर दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे अपरिचित नहीं थे? किससे अपरिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से जो है परिचित नहीं है? बाघ दिया हुआ है, अश्व दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है, अज दिया हुआ है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। जो इसका उत्तर बताएगा उसको विशेष इनाम दूंगा भाई अभी। मिले जुले से उत्तर आ रहे हैं। अब सुनो, अज का मतलब समझते हो क्या बेटा? देखो, बाघ का अंकन मिलता है मोहरों पर, अश्व के बारे में प्रामाणिक जानकारियां नहीं है, हाथी का अंकन वस्तुतः हाथी के साक्ष्य हम लोगों को मिलते हैं रोजदी से। कहां से मिलते हैं? रोजदी से मिलते हैं। अज, अज का मतलब है बकरा। अज का मतलब क्या है? बकरा। अज का मतलब क्या है? बकरा। अब सुनना इस चीज को, बकरे की बात करें तो 2 स्थान से साक्ष्य मिलते हैं। कितने स्थान से? 2 स्थान से साक्ष्य मिलते हैं, है ना। अजा होती है बकरी, अज होता है बकरा, ठीक है बेटू रमेश, ध्यान देना कि बकरे के साक्ष्य एक तो हम लोगों को मिलते हैं हड़प्पा से। कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा से किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं? मानव के साथ। क्या चीज? मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। समाधान के साक्ष्य, समाधान के साक्ष्य मिलते हैं हम लोगों को। कहां से? हड़प्पा से। दूसरा कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? ध्यान देना बेटू जी, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए, बकरे के पीछे, कोमल बेटा, अरे कोमल आपने क्या उत्तर दिया? मैंने देखा नहीं बेटा, ध्यान देना। मोहनजोदड़ो की बात करें तो बकरे के पीछे, किसके पीछे? बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है। पीछे चाकू लिए हुए, क्या चीज? चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। व्यक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखो ध्यान देना, इसमें केवल और केवल बी होगा, सिर्फ बी, केवल और केवल बी, ठीक है ना। अब इसके पीछे कारण है, बहुत बढ़िया लॉजिकल बात बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा। क्या चीज? कि अश्व को लेकर के या फिर मैं घोड़े की बात करूं तो बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या चीज? एक तो घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो 3 स्थलों से मिलते हैं। 3 स्थलों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? हाँ, रोक के भी मिलते हैं बेटा, रोपड़ से मिलते हैं। ध्यान देना, 3 स्थलों से घोड़े के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, पहली चीज। दूसरा, हमें घोड़े की मृण मूर्ति मिलती है हमें लोथल से। और तीसरा चीज, घोड़े के अस्थि पंजर हम लोगों को देखने को मिलते हैं सुरकोटड़ा से। लेकिन ये जितने भी साक्ष्य मिले ये सारे के सारे साक्ष्य उत्खनन के सबसे ऊपरी चरण या अंतिम, अरे महेंद्र बेटा रुक जा, तांबे की तलवार का साक्ष्य कहां से मिलता है? बेटू मोहनजोदड़ो से मिलता है। एक प्रश्न पर अटका हुआ पड़ा तो आधे घंटे से देख रहा हूं, क्यों डिस्टर्ब कर रहा क्लास को? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तांबे गलाने की भट्टियों के भी साक्ष्य मिलते हैं और तांबे की तलवार के भी साक्ष्य बेटा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। बावड़ा पढ़ ले, है ना, ध्यान देना बेटा। क्या चीज? ध्यान रखिएगा कि 3 जगह से हम लोगों को घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। देखो टॉपिक बीच में इंटरप्ट मत किया करो, ठीक है। 3 जगह से साक्ष्य मिलते हैं। कहां से घोड़े के? एक तो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, दंत अस्थियां मिलती है मोहनजोदड़ो से। लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती है और साथ ही साथ सुरकोटड़ा से। कहां से बेटा जी? सुरकोटड़ा से। ध्यान रखना कि सुरकोटड़ा से अस्थि पंजर मिलते हैं, घोड़े के विशेष रूप से पैरों के खुर मिलते हैं और पैरों की कुछ हड्डियां मिलती है। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। क्या नहीं है? प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि खुदाई के सबसे अंतिम चरण से प्राप्त हुई, खुदाई के अंतिम चरण से प्राप्त हुई, इसलिए इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इसलिए ध्यान देना कि पीएससी प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि साहब सिंधु सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो ध्यान रखना घोड़े से, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और वही यदि हम लोग बात करें कि आपको फिर इसी से पूछा जाता है कि घोड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उस स्थिति में 3 उत्तर ध्यान रखिएगा। क्या चीज है? 3 उत्तर ध्यान रखिएगा। कौन सी ध्यान रखिएगा बेटा जी? पहला ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो, मैं लिख रहा हूं यहां पर। क्या चीज? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? यहां से घोड़े के दंत अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? दंत अवशेष मिले हैं। बात करूं मैं लोथल की, किसकी बात करूं? लोथल की। तो लोथल से क्या मिले हैं? लोथल से बेटू जी ध्यान रखना कि घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिली है। क्लियर हो गई बात। वहीं मैं बात करूं किसकी बात करूं? सुरकोटड़ा की। किसकी बात करूं? सुरकोटड़ा की। तो सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? अस्थि पंजर। कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना? लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। क्या है? प्रामाणिक नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है ना बेटा? टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछो अभी, है ना, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा ताकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट टाइम पीरियड यदि हम बात करें ना तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व कार्बन रेडियो पद्धति C14 के अनुसार इसकी खोज की गई थी विलियम्स एफ लिब्बी के द्वारा 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके आधार पर जो है ये वर्गीकरण किया गया, ठीक है बेटू, ठीक है। चलिए
तो यहाँ घोड़े के अवशेष 3 स्थान से भी मिलते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। कैसे नहीं है? प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं मानते इनको, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से अपरिचित थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिए दिनेश बेटू बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ लेते हैं। लोथल से प्राप्त पैमाना मिलता है, कैसा, किस प्रकार का पैमाना मिलता है? ध्यान रखना, तांबे का पैमाना मिलता है, हाथी दांत का पैमाना मिलता है, सीप का पैमाना मिलता है, या सेल खड़ी से निर्मित पैमाना मिलता है। पैमाना क्या है? पहली चीज तो मापन करने के लिए होता था, माप तोल इकाई थी। क्या था? माप तोल इकाई। अब बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सोनू बिल्कुल ठीक है बेटा, तेरा उत्तर ठीक है, शाबाश बेटा, सबसे पहले उत्तर आया। रामलाल चौधरी का भी ठीक है, नरेश कुमार मीना का भी ठीक है ना, और नरेश का पूजा बेटू गलत है आपका, रामलाल का ठीक है, मोनू वर्मा का ठीक है, बलवान सिंह आपका भी ठीक है, दिनेश कुंदन नोखा ठीक है, यामिनी बेटू गलत है, नीलम गौतम आपने क्या लिखा बेटा, मैं देख नहीं पाया। ठीक है, अमीषा ठीक है, दीप्ति ठीक है, रमेश सैनी ठीक है, श्वेता जी ठीक है, पूर्व ओझा जी ठीक है, श्वेता जी भी ठीक है, राजेंद्र जी भी ठीक है। ठीक है, तांबे राजेंद्र आपका गलत है बेटा, महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी ठीक है बेटा, है ना, पूर्व ओझा गलत है बेटा। अब ध्यान देना, बात करता हूं मैं लोथल की, किसकी? लोथल की। अब ध्यान रखना, लोथल से 2 चीजें 3 चीजें बता रहा हूं मैं विशेष रूप से। एक तो लोथल से हमें क्या चीज, देखो याद करवा रहा हूं यहीं पर क्लास में, लोथल से 2-3 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखना कि लोथल से एक तो हमें क्या मिला है? चावल वे बाजरे के प्रथम साक्ष्य, चावल वे बाजरे के प्रथम साक्ष्य, बाजरे के प्रथम साक्ष्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। अब ध्यान रखना कि चावल और बाजरा व्यक्ति खुद के खाने के लिए जितना रख सकता है उतना तो रखेगा, बाकी का वो बेच देगा। कहां पर बेचेगा? मंडी में, मतलब कहां? औद्योगिक नगर में बेचेगा एक तरीके से। और एक चीज और ध्यान रखना कि बाजरे की रोटी बनाएगा तो उसको पीसने की भी तो जरूरत पड़ेगी, यस और नो? बाजरे की रोटी बनाएगा तो उसको पीसने की जरूरत पड़ेगी ना बेटू जी? तो ध्यान रखना। नीलम बेटा कौन सा कमेंट है ये? नीलम गौतम को टेक करके रखना, इसका क्या कमेंट है बताना, बार-बार क्यों परेशान हो रही है? ध्यान देना, चक्की के 2 पार्ट, बाजरे को पीसने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? चक्की के 2 पार्ट। चक्की के 2 पार्ट भी आपको कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, है ना? चक्की के 2 पार्ट कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। आगे बात समझ क्लियर है ना? और अगली बात यहां पर ध्यान रखना, अगली बात क्या? बाट माप तोल पैमाना। भाई हम अनाज बेचने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी बेच के आ जाएंगे, देख आएंगे ना? तो बाट माप तोल पैमाना, बाट माप तोल पैमाना कहां से मिलता है? तो ध्यान रखना, लोथल से मिलता है। अगली बात क्या चीज बेटू जी? हाथी दांत का पैमाना। क्या चीज है? हाथी दांत पैमाना भी आपको कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। कहां से? लोथल से मिलता था, जो कि माप तोल की इकाई थी। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? कालीबंगा से कहीं से अश्व के अवशेष नहीं मिलते हैं, कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं, ऊंट के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना भी था, कहां पर? लोथल में। इसके अलावा चनोदरा में भी जो है मन के बनाने का कारखाना था। अभी मैं सारे क्लास एक बार प्रश्न करवा देता हूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, जो पूछना वो पूछ लेना। ठीक है बेटा जी? हाँ, तलवार से अपरिचित थे, कल मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, ध्यान रखना। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा बेटा जी, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है? तो ध्यान देना, कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। सोनू वर्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रामलाल चौधरी, श्वेता जैन, मोनू वर्मा, श्वेता जी और भी हैं, और सुमन जी भी, इमरान भाई भी, सभी के बिल्कुल सटीक उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए बहुत अच्छा, उत्तर क्या होगा आपका? मोहनजोदड़ो। क्या चीज? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा कि कांस्य की नृत्यरत नारी की प्रतिमा, कांस्य की नृत्यरत नारी की प्रतिमा आप लोगों को कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। बात क्लियर हो गई? रितिका ठीक है बेटा, दिनेश भाई ठीक है। पिछले का उत्तर बेटा हाथी दांत होगा। क्या होगा? हाथी दांत। मनीष कह रहा है मेरा गलत, कोई बात, अरे गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? आगे से हम लोग गलतियां नहीं करें, बस इस चीज का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नृत्यरत नारी की प्रतिमा। अब देखो कई लोग जो है ना इसका समीकरण बिठाते हैं, किसके साथ में? शिव के साथ में भी बिठाने का जो है प्रयास करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, क्या चीज की? मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ। क्या चीज? पशुपतिनाथ की मोहर भी मिलती है, पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है, पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना? कैसी थी ये पशुपतिनाथ की मोहर? ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें अभी करंट में अपडेट हुआ है ना? करंट में अपडेट हुआ है। ठीक है ना? मन का मतलब बेटा मोती। ठीक है ना? ध्यान देना, इसमें करंट में अपडेट हुआ है, वो मैं बताऊंगा आपको, तो अभी विशेष ध्यान देना। यहां से आपका प्रश्न इस बार किसी ना किसी परीक्षा में जरूर फंसेगा भाई, मोहनजोदड़ो की पशुपतिनाथ की मोहर से। ठीक है, करंट अपडेट हुआ है, इसमें क्या अपडेट हुआ वो भी समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए यहां पर ध्यान देना। सामने देखो, इस मोहर के ऊपर क्या चीज है? पहली चीज तो ध्यान में लीन एक योगी है और 3 मुख वाले देवता है। कितने मुख वाले देवता है? 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। आगे बात समझ में, जो कि ध्यान में लीन है। कैसे लीन है? ध्यान में लीन है, पहली चीज। और इसके चारों तरफ कुछ पशुओं का अंकन मिलता है, कुछ पशुओं का अंकन मिलता है। कौन कौन सा? नरेश बेटा दिख रहा है सबका? ध्यान देना, एक तरफ आपको मिलता है हाथी मिलता है ना? भैंसा मिलता है। क्या मिलता है? भैंसा मिलता है। ठीक है ना? और इसी के साथ गेंडा मिलता है। क्या मिलता है? गेंडा मिलता है। व्याघ्र मिलता है। ये कुछ इस प्रकार से पशुओं का अंकन है। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब अगली बात ध्यान देना, यहाँ पर अगली बात और विशेष है आप लोगों के लिए। क्या विशेष बात है? इसका ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इस ऊपर वाले भाग के ऊपर यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक मछली है। क्या है? मछली का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? मछली का अंकन मिलता है ऊपर वाले भाग के ऊपर। किसका अंकन मिलता है? मछली का अंकन। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, सेंधव लिपि के। क्या लिखे हुए हैं? अक्षर लिखे हुए हैं। सेंधव लिपि में क्या लिखे हुए हैं? इसके अक्षर लिखे हुए हैं। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब एक चीज इसमें और ध्यान देना कि इसका जो नीचे वाला जो भाग है, कौन सा? इसका जो नीचे वाला भाग है, यहाँ नीचे वाले भाग में जो है विशेष रूप से 2 हिरण का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? 2 हिरण है। कितने हिरण है? 2 हिरण है। हिरण कितने हैं? 2। अब वस्तुतः जब ये प्राप्त की गई थी ना, तो इस समय इसका ये वाला जो भाग था ना, ये वाला भाग इसका टूटा हुआ था, इसलिए बाद में इसको जो है सेल खड़ी के माध्यम से क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया। अब इसको लेकर के कुछ अभी करंट अपडेट हुए हैं पुस्तकों में। ठीक है ना? वो सुनिएगा, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है बेटा। क्या अपडेट हुआ? एक तो इस पशुपतिनाथ की मोहर को मार्शल ने, किसने? मार्शल महोदय, जॉन मार्शल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक माने जाते हैं। मार्शल ने एक तो इसको क्या कहा? आद्यतम शिव कहा। मार्शल ने इसको क्या कहा? आद्यतम शिव। आद्यतम शिव का मतलब क्या है? प्राचीनतम शिव। आद्यतम शिव कहने का प्रयास किया गया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर और एक अपडेट आया, अभी हाल ही में उत्खनन हुआ है, उसके आधार पर अभी मैं बात बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो आद्यतम शिव कहने का प्रयास किया गया इसको। दूसरा चीज इसका इसी के लिए ध्यान रखना कि वर्तमान में इसका समीकरण, वर्तमान में इसका समीकरण, ठीक है ना? तांत्रिक की मोहर समीकरण। ठीक है ना? इसको किस नाम से जाना जा रहा है? ध्यान रखना, इसे तांत्रिक की मोहर के नाम से, तांत्रिक की मोहर कहा जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। करंट अफेयर चाहिए हिस्ट्री का।
हिस्ट्री में भी तो करंट अफेयर्स होता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना क्या चीज तांत्रिक की मोहर कहने का प्रयास किया जा रहा है पशुपतिनाथ की मोहर को। वस्तुतः इसे आद्यतम शिव, आद्यतम मतलब क्या, प्राचीनतम शिव कहा किसने, मार्शल महोदय ने कहा बेटा, किसने कहा, मार्शल महोदय ने कहा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसको तांत्रिक की मोहर क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे कारण है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पूरा सुनो। भारतीय चित्रकला का प्रथम उदाहरण माना जाता है क्या चीज, भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का प्रथम उदाहरण माना जाता है, प्रथम उदाहरण माना जाता है किसको, मोहनजोदड़ो की पशुपतिनाथ की मोहर को। और साथ ही साथ आद्यतम शिव, शिव की पूजा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है, शिव पूजा की, शिव पूजा का क्या चीज, शिव पूजा का प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है, किसको माना जाता है, पशुपतिनाथ की मोहर जो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे बात समझ में क्लियर है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखना बेटा, बेटी यामिनी बेटू समझ है ना। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कोल्डिया से, प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले, ठीक है ना, ध्यान दो। शिव पूजा का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है ना, बेल का अंकन नहीं है मनु, उसके पीछे भी कारण है, अभी बात करेंगे। अब यहीं पर हाल ही में एक और मोहर मिली है, देखो इसको तांत्रिक की मोहर कहने के पीछे लॉजिक दिया जा रहा है, क्या लॉजिक दिया जा रहा है कि हाल ही में ध्यान रखिएगा क्या चीज, हाल ही में एक और मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, जहां एक योगी को दिखाया गया और उसके पिछले भाग पर, उसके पिछले भाग पर ध्यान देना कि जो है वृषभ अर्थात बेल का अंकन मिल रहा है, किसका अंकन मिल रहा है, बेल का अंकन मिल रहा है। बेटा ये टॉपिक वाइज ही तो क्लास है सूर्या सैनी, इस क्लास के बाद एक और क्लास टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज क्लास चलिए, बच्चों से विचार विमर्श कर लेना, ये टॉपिक वाइज चलिए, चिंता मत करो, ध्यान रखना आपको हिस्ट्री उस रूप में, अभी थ्योरी के रूप में अभी क्लास नहीं मिलेगी, बाद में चर्चा करेंगे, अभी केवल और केवल इसके माध्यम से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इसको इसलिए क्या कह दिया गया, तांत्रिक की मोहर, लेकिन प्रारंभिक समय में हम लोग इसको किस नाम से जान रहे हैं, पशुपतिनाथ की मोहर के नाम से जान रहे हैं। बात क्लियर हो गई ना, अब यहां से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे अनिल भाई धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देख, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, जल्दी से बताओ मुझे। देखो बेटा दो क्लासें हो रही है ना, एक तो गुरुजी पढ़ा रहे, ठीक है, और वो थ्योरी में पढ़ा रहे, मैं एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए मस्त चल रही है, सबको मजा आ रहा है ना, बस मजे लेते हुए पढ़ो, ठीक है। थ्योरी की क्लास गुरुजी की चल रही है आदरणीय भवानी सर की, और मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो मस्ती से पढ़ो तुम तो मौज के साथ। चलिए सभी का एक लाइन में उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय, कौन है, भूमध्य सागरीय, क्या बात है, कमाल। लेकिन ध्यान देना कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां, क्या चीजें, सिंधु घाटी, अच्छा वो देखो सुनो बेटा, उसमें क्या है ना, जो शिव के साथ समीकरण, बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने पूछा था, तो वो सुनना बेटा, जो शिव के साथ में समीकरण करते हैं ना, तो फिर वो गेंडे की जगह वो कुबड़दार या एक श्रृंगी बेल का समीकरण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों तर्क चलते हैं उसमें, तर्क दोनों चलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी फिर इसको क्या है कि गेंडा मान रहे हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि शिव का वाहन है ना, भगवान शिव का वाहन क्या है, नांदी, या जिसे हम लोग बेल बोलते हैं, तो इस प्रकार से वो लोग फिर उसको बोलने की बात बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए ध्यान रखना बेटा जी, 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, 4 प्रकार की प्रजातियां, 4 प्रकार की प्रजातियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, कौन कौन से, 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कौन कौन सा मिलता है, देखो एक तो मिलता है आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। दूसरा हम लोगों को मिलता है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, कौन सा, भूमध्य सागरीय। अब यहां विशेष ध्यान रखना कि सर्वाधिक अवशेष जो मिलते हैं, सर्वाधिक अवशेष जो मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, भूमध्य सागरीय के, सर्वाधिक अवशेष मिले हैं, सर्वाधिक अवशेष मिले हैं किसके, भूमध्य सागरीय के। और इन्हीं भूमध्य सागरीय लोगों को क्या कहा, द्रविड़ कहा जाता है, क्या कहा गया, द्रविड़। और इन्हें सेंधव सभ्यता का निर्माता माना जाता है, सेंधव का क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है, क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है। उसके अलावा कौन कौन सी मिलती है, एक मिलता है नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलियाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, और चौथी जो आपको नंबर 4 पे ध्यान रखना, क्या चीज, मंगोलियन, क्या चीज, मंगोलियन। ये 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननों से, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए हाँ, प्रभु से अल्प मांगो। अगला प्रश्न देखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है बताओ, पितृ प्रधान है, माता पिता के समान अधिकार हुआ करते थे, या मातृ प्रधान है, या पुरोहित प्रधान है, कैसी है बताओ। हाँ करण ठीक है बेटू जी, युगल समाधान बेटा लोथल से मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, मातृ प्रधान है, कैसी है, मातृ प्रधान, मातृ प्रधान मतलब क्या, मातृ सत्तात्मक था, कैसा था, सेंधव समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। ध्यान देना कि यहां से मातृ देवी की क्या चीज, मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिलती है, क्या मृण मूर्तियां मिलती है, कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों से मातृ देवी की क्या मिलती है, मृण मूर्तियां मिलती है। जैसे हम बात करें बनावली से, है ना, कहां से, बनावली से मिलता है, रोपड़ से मिली है, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा से मिलती है, क्या मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, मोहनजोदड़ो से भी कुछ मूर्तियां मिलती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब माता की सत्ता चलती थी, किसकी सत्ता चलती थी, माता की सत्ता चलती थी। जल्दी से अंतिम प्रश्न हमारा बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। घोड़े की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि घोड़े की मूर्ति आप लोगों को कहां से, मृण मूर्ति कहां से मिलती है, लोथल से। कहां से मिलती है, लोथल से। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता वस्तुतः जनतंत्रात्मक थी, लेकिन केवल और केवल एक ऐसा स्थल मिलता है, कौन सा, मोहनजोदड़ो, जो कि माफ कीजिएगा राजतंत्रात्मक हुआ करती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो केवल वहां से जनतंत्रात्मक होने के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले, आप लोग बहुत जल्द से जल्द सफल हो, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें, खूब मौज करें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, परिवार को भी खुश रखने का प्रयास करें। महामारी का काल है, बहुत सारी चिंताएं हम लोगों को हो जाती है, लेकिन स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें, चिंता नहीं करें, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।
पवन कुमार मीना गुड मॉर्निंग, अमित सिहाग राम राम, साबिर गुड मॉर्निंग सर जी। बदमाश तुम्हारा पढ़ लिया मैंने कमेंट, ठीक है। ब्रजेश कुमार गुजर, AB यादव, अनूप कुमार, निखिल, विक्रम सिंह। चलिए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओमवीर, डिम्पल, हर्षन परिहार सभी क्लास के अंतर्गत जुड़ गए। बदमाश को जवाब दे देते हैं। प्रणाम आप सभी को, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत ये टॉपिक चालू किया था, आपके मौर्य काल वाला टॉपिक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में बातचीत कर चुके थे। मौर्यों का मूल स्थान, मौर्यों का वर्ण, इसके अलावा मौर्यों के बारे में जानकारी के साधन, और पहला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनेगा उसका बेटा बिंदुसार। एक तो हमने कल की क्लास के अंतर्गत बात करी थी बिंदुसार के अन्य नामों को लेकर बातचीत करी थी। अजय कुमार, मैं बिल्कुल सही हूँ आप लोगों की मेहरबानी से। खेतु दवे, आवाज नहीं आया, आवाज क्यों नहीं आया? हमारा आवाज तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। खेतु दवे, विजेंद्र वर्मा, आवाज कम आ रही है। ओके, आप अपने मोबाइल की सेटिंग देखिएगा। बाकी मैं तो इतना तेज बोल रहा हूँ कि मेरी आसपास की दीवारें भी हिल रही है, ठीक है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग को देखिएगा, मेरी आवाज पूरी तेज है। अब पूरा मुंह खोल के नहीं बता सकता आपको, ठीक है। मेरी आवाज फुल तेज है, आप अपनी सेटिंग्स को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने कल की क्लास में एक तो बात करी थी बिंदुसार के अन्य नाम के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करी भी। नीरू भी लिख रही है आवाज कम है। बेटा कक्षा से आवाज सही जा रही है, आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिए तो हो सकता है आपको आवाज ज्यादा सुनाई दे। बाकी बेटा मेरी आवाज बहुत अच्छी है जहां तक मुझे पता है, 14 साल से, ठीक है। मेरी तरफ से आवाज के अंतर्गत कोई कमी नहीं है। जीना मीना ने लिख दिया है कि सही आ रही है सर आवाज, ठीक है। राकेश भी लिख रहे हैं डोगियाल कि आवाज बिल्कुल सही आ रही है। सर मेरा भी बोल दीजिए। उदय प्रताप सिंह बोल दिया आपका भी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को उतारिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो हमने बिंदुसार के अन्य नाम पढ़े, अब इसी तरह सॉल्ट के अंतर्गत लिखा कीजिए बिंदुसार के प्रधानमंत्री। बिंदुसार के प्रधानमंत्री हमको 3 नाम मिलते हैं। एक तो देखिए नंबर 1 उतारिएगा, चाणक्य। आप पढ़ चुके हो, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी है और चाणक्य बिंदुसार के समय में भी है। हो सकता है चाणक्य मर गया हो या उसको हटा दिया गया हो प्रधानमंत्री के पद से, तो फिर हमें इसका नाम मिलता है। दूसरा उतारिएगा खल्लाटक। अब खल्लाटक भी मर गया या हटा दिया गया, आपकी मर्जी हो जो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा प्रधानमंत्री लिखिए राधा गुप्त, और इस राधा गुप्त को आप अशोक के समय में भी पढ़ने का काम करोगे, ध्यान रखिएगा। अशोक का प्रधानमंत्री भी हमें कौन मिलता है? राधा गुप्त मिलता है। वापस समझिए, चाणक्य चंद्रगुप्त के समय में भी और बिंदुसार के समय में भी, ठीक है। खल्लाटक केवल बिंदुसार के समय के अंतर्गत, राधा गुप्त बिंदुसार के समय में भी, और अशोक का प्रधानमंत्री भी कौन बनेगा? राधा गुप्त। अब देखिए बिंदुसार पे आपके कौन सा सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसको मैं लिखने का काम करूंगा। इसको उतारिएगा, ये सवाल ज्यादा आता है। बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक कहां का उपराजा था? ये क्वेश्चन हाँ बेटा चलती है हिस्ट्री में अपने नैन सिंह। मैंने तुम्हारा नाम नलिन सिंह लिखा था, चलती है थोड़ी बहुत मर्जी मेरे सब्जेक्ट के अंतर्गत। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे कई टीचर हिस्ट्री को लेकर स्टूडेंट को इतना डरा देते हैं कि वो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना, ऐसे करना। ऐसा कुछ भी नहीं है हिस्ट्री के अंतर्गत, बहुत ईजी है हिस्ट्री सब्जेक्ट और बहुत मजेदार सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक कहां का उपराजा था? ये सवाल सबसे ज्यादा आया एग्जाम के अंदर। बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक अवंती, या जिसको आप उज्जैन भी कहते हो, ठीक है ना, अवंती का उपराजा था। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आया था मौर्य काल के अंतर्गत, उसी तरह बिंदुसार के समय में भी 2 विदेशी भारत के अंतर्गत आने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनको उतारिएगा। बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय डाइमेकस, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डाइमेकस व डायोनीसियस, डायोनीसियस नामक विदेशी भारत के अंतर्गत आए। इन दोनों के नाम उतार लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डाइमेकस को भेजा था सीरिया के राजा एंटियोक्स के द्वारा भेजा गया है, और डायोनिसस को भेजा गया मिस्र के राजा फिलाडेल्फस के द्वारा भेजने का कार्य किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हिम्मत यादव भी अच्छा सवाल लिख रहे हैं। बिंदुसार के समय कई जगह विद्रोह हुए, तक्षशिला, नेपाल और खस नामक जगह, जिसकी स्थिति थोड़ी विवादास्पद है। तो देखिए बिंदुसार के समय विद्रोह भले ही हुए हो, पर कोई राज्य स्वतंत्र हो गया है ऐसा बिंदुसार के समय हमको जिक्र नहीं मिलता। ये ध्यान रखिएगा, इतिहास में बिंदुसार को एक कमजोर शासक बताया गया है, ठीक है ना। इतिहास में बिंदुसार को एक कमजोर शासक बताया गया है, पर बिंदुसार के समय कोई जगह मौर्यों से स्वतंत्र हो गई हो ऐसा हमें पता नहीं चलता है। तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए अशोक गया था बिंदुसार के समय के अंतर्गत। ये लिख लीजिएगा, तक्षशिला के विद्रोह। हालांकि देखिए आप पढ़ते हो पहले इस विद्रोह को दबाने में अशोक का बड़ा भाई, सर्कल आपने वो अभिलेख बेटा लिखवा दिया था, बिल्कुल दीपिका जवाब दे चुका था मैं कल की क्लास के अंतर्गत। तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबाया। हालांकि आप पढ़ते हो पहले अशोक का बड़ा भाई सुसिन इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था और बाद में बिंदुसार को भेजा था। और देखिए यहां हमको कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। अशोक जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने गया है तो वहां पर जनता कहती है कि हम लोग शासन के खिलाफ नहीं है, पर ये अधिकारी
हमें परेशान करने का काम करते हैं। तो ये देखिए, अधिकारियों का उत्पीड़न हर काल के अंतर्गत चलने का कार्य करता है। नेक्स्ट लास्ट चीज लेते हैं, बिंदुसार ने कौन से संप्रदाय को संरक्षण देने का काम किया था? राजेंद्र पहले भेजा था बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए, उसके बाद भेजा था अपने बेटे अशोक को। दिलीप पूछ रहा है तक्षशिला कहां है? तो दिलीप, तुमने महाजनपद नहीं पढ़े थे क्या? 16 महाजनपदों में गंधार महाजनपद पढ़ाया था, जिसकी राजधानी तक्षशिला के बारे में मैंने जिक्र करने का कार्य किया था। सांवरमल यादव कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब मत कीजिए, जितना याद रह जाए उतना ही काफी होने का काम करते हैं। दिमाग की एक क्षमता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा लोड दिमाग के ऊपर नहीं देने का काम करना, ठीक है। नेक्स्ट उतारिए, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। पढ़ चुके हो ना, किसका है आजीवक संप्रदाय? लिखवा चुका हूं। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। आपको लिखवाया था ना जैन धर्म पढ़ाते समय, मक्खलीपुत गोसाल का आजीवक संप्रदाय, जिसको बिंदुसार ने संरक्षण देने का कार्य किया है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बिंदुसार के बाद राजा बनेगा उसका बेटा अशोक। और देखिए, ऐसे राजाओं के टाइम पीरियड याद होने चाहिए। आप लोग गड़बड़ी करते हो, हर राजाओं के टाइम पीरियड याद रखने की कोशिश करने का काम करते हो। अरे बड़े राजा होते हैं ना, उन्हीं के टाइम पीरियड को एग्जामिनर पूछने का कार्य करता है, ठीक है। 2 बार सवाल आ चुका है अशोक के टाइम पीरियड को लेकर एग्जाम के अंतर्गत, ठीक। चलिए उतारिए, अशोक का टाइम पीरियड 273 बीसी से 232 बीसी अशोक का टाइम पीरियड है, ठीक है। मैंने कहा ना 2 बार अशोक के समय को लेकर एग्जाम के अंतर्गत सवाल पूछने का काम कर चुका है। चलिए देखिए, एक लाइन हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बार बार स्टूडेंट को कहते हैं कि नॉर्मली हिस्ट्री में कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा, इस तरीके के सवाल हिस्ट्री के पेपर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उसका इस कारण हम स्टूडेंट को मना करते हैं कि आप ऐसी चीजें मत पढ़िए, क्योंकि आगे चल के हर वंशों में, और बेटा वायु पुराण लिखा चुका हूं कल की क्लास के अंदर, मद्रसार कहने का काम किया गया बिंदुसार को, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि एक एक वंश में 10-10 और 15-15 राजा आते हैं, कहां आप हर एक के बाप और बेटों के नाम याद करोगे? अगर इस तरीके से इतिहास पढ़ोगे तो एक बात मैं पक्की कह देता हूं, नौकरी भले ही नहीं मिले पर ये वंशावली पढ़ने वाले का काम है ना, वो जरूर मिल जाता है स्टूडेंट को। तो ये काम आपको नहीं करना है हर एक जगह पर। देखिए, जब हम बड़े राजा को पढ़ते हैं ना, तब थोड़ा सा उसका जीवन परिचय पढ़ने का कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को तक्षशिला के अंतर्गत, ठीक है। मैंने कहा ना, बड़े राजा को पढ़ते समय थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेना चाहिए। बाकी मैंने कहा बाप बेटे को लेकर हमारे हिस्ट्री के अंदर सवाल नहीं पूछने का काम किया जाता है ज्यादातर। तो अशोक का जीवन परिचय मैं उतार रहा हूं, लिख लीजिएगा। अशोक का पिता बिंदुसार, ठीक है। अशोक की माता का नाम हमको मिलता है सुभद्रांगी, और इसी औरत को दक्षिण भारत के ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? इसी औरत को दक्षिण भारत के ग्रंथों में धम्मा के नाम से पुकारा गया है। चलिए नेक्स्ट, अशोक की पत्नी नहीं होगी, पत्नियां होगी, ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं नैनसिंग हिंट देता रहता हूं इंपॉर्टेंट राजा के टाइम पीरियड को लेकर कहां पर सवाल पूछने का कार्य किया जाएगा। अरे विशाल दे दो चौरसिया, चंद्रगुप्त को मान सम्राट की उपाधि दे दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। सर बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन रमेश सुतार दिव्यावदान के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। अशोक की पत्नियां के नाम उतारिएगा। सबसे पहले इसका नाम उतारिए, असंगमित्रा, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ये अग्रमहिषी। आ गया ना आपके उत्तर। अग्रमहिषी का क्या हो जाता है? प्रमुख पत्नी के लिए अग्रमहिषी। ओके राजेंद्र, मैं आपकी बात को वापस कंफर्म भी करने का काम कर लूंगा, ठीक है राजेंद्र। कल की क्लास के अंतर्गत कंफर्म करके आपको और जवाब दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। असंगमित्रा, अग्रमहिषी, ठीक है। और पत्नियों में नाम उतारिएगा, देवी या वैदिश महादेवी। आप तो ये बताइए, अशोका फिल्म के अंदर करीना कपूर ने अशोक की किस पत्नी का रोल किया था? अशोका फिल्म देखी होगी ना आपने, जिसमें शाहरुख खान ने अशोक का रोल किया है, ठीक है ना। तो जितना शाहरुख खान सुंदर है उतना ही क्या अशोक भी सुंदर था? तो ध्यान रखिएगा, नहीं था अशोक इतना सुंदर। कहते हैं कि अशोक बहुत कुरूप था। एक बार उसके मेलों की दासियां उसके ऊपर हंस गई है, 500 दासियों को मौत के घाट उतरवाने का काम कर दिया गया अशोक के द्वारा, ठीक है। मैंने कहा करीना कपूर ने अशोक की किस पत्नी का रोल किया? तो और उतारिए पत्नियां इसकी, और पत्नियों में नाम मिलता है पद्मावती का नाम भी आता है, ठीक है ना। वतिस्य रक्षिता का नाम भी आता है। राहुल शर्मा कह रहे देखी नहीं है कभी, कंचन भी कह रही है नहीं देखी, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो अब देखने की कोशिश। हाँ आ चुका है उत्तर, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। कारुवाकी सही बताया है राहुल सेरा ने, और कविता ने भी देखी है अशोक का फिल्म, ठीक है। चलिए इसका नाम उतारिएगा कारुवाकी, ठीक है। तो अशोक की हो गई इतनी सारी पत्नियां, और भी हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में सबके नाम नहीं मिलने का काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक के पुत्र नाम उतारिएगा, कुणाल, महेंद्र, तीवर व जालूक। ये अशोक के पुत्र, कुणाल, महेंद्र, तीवर व जालूक, अशोक के पुत्रों के नाम। खाबू लिखती है पद्मावती, खाबू गलत बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट अशोक की पुत्रियों के नाम उतारिएगा। एक तो आप इसका नाम ज्यादा पढ़ते हो ना, संगमित्रा, पर मैं कह रहा हूं अब इसको ध्यान रखिएगा, चारुमती। आप राजस्थान हिस्ट्री में भी तो पढ़ते हो ना चारुमती वाला मैटर, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की बेटी चारुमती, जिससे विवाह को लेकर मेवाड़ के राज सिंह और औरंगजेब के मध्य तनाव होने का काम किया गया था, ठीक है। अब एक इजी सवाल का उत्तर दे दीजिए, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संगमित्रा को कहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था?
ये क्वेश्चन आता है ना कई बार। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां भेजा? ये सवाल कई बार आ गया एग्जाम के अंतर्गत। बिल्कुल सही लिख रही है दीपिका। इन्हें श्रीलंका में, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इन्हें श्रीलंका में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, प्रचारार्थ भेजा। ठीक है। और भी कई व्यक्तियों के नाम पढ़ते हो, मज्जिम, मज्जिंतिक, रक्षित, धर्म रक्षित, महारक्षित, महाधर्म रक्षित जैसे भी बुद्ध प्रचारकों को अशोक ने अलग अलग भागों में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजने का काम किया था। चलिए आगे बढ़िएगा। ये तो हो गया अशोक का जीवन परिचय। अब आपको एक और सवाल वर्ष के ऊपर याद रखना है, उतरिएगा। अशोक का राज्याभिषेक, ये क्वेश्चन आपके वर्ष पे पूछेगा एग्जामिनर, ध्यान रखना। 269 बीसी के अंदर हुआ है। देखिए समझिए इस चीज को। अशोक का पिता बिंदुसार चला गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। और अशोक का राज्याभिषेक पिता के 4 साल बाद हो रहा है। अब ये 4 साल वाला लफड़ा क्या है, इसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं उलझना है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें करते हैं। कहते हैं अशोक अपने कई भाइयों के साथ उलझा है राज्य प्राप्ति के लिए, इस कारण ये 4 वर्ष का समय लगने का काम कर गया। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी के अंतर्गत होने का कार्य कर रहा है। धनी सिंह ईयरफोन लगाओ कान के अंतर्गत, आवाज बहुत सही आने का काम करेगी। चलिए ये वर्ष के ऊपर याद रखिएगा। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी के अंतर्गत होने का कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, कई लिखा है 99 भाइयों को मार के, कहीं पर 2-3 भाइयों को लेकर भी लिखा है, तो इन चीजों के ऊपर मत उलझिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अशोक को राज्य प्राप्ति के लिए अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा, इस कारण ये 4 वर्ष का टाइम लग गया। कृतेश यादव 10 को मारा है, 99 को मारा है, बहुत विवाद है अलग अलग ग्रंथों के अंतर्गत, इतना कहीं पर भी उलझने की जरूरत नहीं है। कहाँ आया ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंतर्गत कहीं पर? मेरे साथ पढ़ते वक्त यही चीज सीखोगे, तो मैं बताऊंगा इन चीजों को छोड़ने का काम कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपने राज्याभिषेक हो गया, अशोक का 4 वर्ष किस तरह लगने के काम किए गए। चलिए आगे बात करते हैं। हम अशोक को 3 घटनाओं की वजह से याद रखते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, पूरी दुनिया के इतिहास में ये अशोक कौन सी घटना के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है? 3 घटनाएं हैं। एक तो देखिए आप पढ़ते हो अशोक और बुद्ध धर्म, ठीक है। एक आप पढ़ते हो अशोक व कलिंग युद्ध, और एक आप पढ़ते हो अशोक व धम्म के विचार। तो मैंने यहां आपको क्वेश्चन दे दिया, मुझे एकमात्र घटना बताइए जिसकी वजह से अशोक पूरी दुनिया के इतिहास के अंतर्गत प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध या बुद्ध धर्म या धम्म के विचार। नवीन का उत्तर भी गलत है, नैन सिंह का भी गलत है, बलविंदर का भी गलत है, राहुल का भी गलत उत्तर, सब गलत उत्तर दे रहे हो। अरे इतना इजी क्वेश्चन दिया है, राजेंद्र भी गलत। अरे अशोक पूरी दुनिया के इतिहास में प्रसिद्ध है अपने धम्म के विचारों के कारण। इतना इजी सवाल कैसे गलत कर रहे हो आप लोग? ये और कई बार तो इतने सेंसलेस सवाल आ जाते हैं। देखिए ये इजी सवाल आप गलत करके आओगे एग्जाम में। वापस बोल देता हूं, अशोक पूरी दुनिया के इतिहास में प्रसिद्ध है अपने धम्म के विचारों के कारण। तो पहले हम पढ़ेंगे यही, अशोक व उसका धम्म, अशोक व धम्म के विचार, ठीक है। चलिए समझिएगा मेरे साथ में। देखिए 2 वर्ड आते हैं, एक तो होता है धर्म और एक होता है धम्म। पहले बताइए ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? 2 शब्द है, एक तो है मैंने कहा धर्म और एक है धम्म। ये दोनों शब्द एक है या अलग अलग है? यहां टेंशन आती है, उसको क्लियर करना जरूरी होता है। सुनिएगा, ये दोनों शब्द अलग अलग नहीं है, एक है। धर्म को ही पाली भाषा में क्या कहा गया है? धम्म। दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, धर्म और धम्म दोनों एक ही होते हैं, पर जब आप अशोक को पढ़ते हो तो अशोक के अकॉर्डिंग धर्म अलग हो जाएगा और धम्म अलग हो जाएगा। कितनी शानदार बात कही है मैंने कहा दोनों शब्द एक ही है, पर जब आप अशोक को पढ़ रहे हो तो धर्म अलग हो जाता है और धम्म अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है समझना। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन से धर्म का अनुयायी था? अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना, पर्सनल लाइफ के अंतर्गत। पर अशोक का जो धम्म है वह बुद्ध धर्म नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, धम्म बुद्ध धर्म नहीं था। समझ गए मेरी लाइन को? मैंने कहा धर्म और धम्म दोनों एक ही होने का कार्य करते हैं, ठीक है। पर जब आप अशोक को पढ़ते हो तो धर्म अलग हो जाता है और धम्म अलग हो जाएगा। कैसे? अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन से धर्म का अनुयायी है? बुद्ध धर्म का। पर अशोक का जो धम्म है वो किसी भी कंडीशन में बुद्ध धर्म नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म का जिक्र हमें कहां कहां मिलता है। उतरिएगा, अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में, देखिए शिलालेख नहीं है, स्तंभ लेख। अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में धम्म के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। देखिए सकारात्मक पक्ष का अर्थ क्या होता है, केवल समझिएगा। सकारात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव। अशोक कुछ बातें करने की बात कहता है जीवन में, और वो बातें कोई बड़ी नहीं है, हर एक धर्म में ऐसी बातें मिलती है। वे बातें बहुत छोटी है, हर धर्म की अच्छी बातें अशोक के धम्म में आई है। पाप से दूर हटना, बहुत सारे कल्याणकारी काम करो, दया दान पवित्रता रखो, ये धम्म का क्या हो जाता है? पॉजिटिव पक्ष कहलाने का काम करता है। यानी कुछ बातें जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे उतरिए, अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में धम्म के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। देखिए नकारात्मक का अर्थ क्या हो गया? नेगेटिव। यानी यहां पर अशोक
कुछ बातों से बचने की बात करता है। तीसरे स्तंभ लेख में धम्म के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। नकारात्मक का अर्थ मैंने क्या बताया, कुछ बातों से बचने की बात करता है। अशोक क्या लिखता है, चंडुलिये निठुलिये क्रोधे मान्य ईर्षा, यानी चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से व्यक्ति को बचने का काम करना चाहिए। तो कुछ बातों का पालन करो और कुछ से बचने की कोशिश करो, यही है अशोक का धम्म। अब देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने विवाद क्रिएट किया है। कोई कहता है अशोक का धम्म है ब्राह्मण धर्म। यतेश शर्मा लिख रहे हैं, ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है, रिपीट कर रहा हूं यतेश वापस। अशोक के दूसरे व सातवें, ये क्या है, सेवन, सातवें स्तंभ लेख में धम्म के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। सकारात्मक का अर्थ क्या होता है, कुछ बातों का जीवन में पालन करना चाहिए। किन का पालन करना चाहिए, अशोक कहता है पाप से दूर हटो, बहुत से कल्याणकारी कार्य करो, दया, दान, सत्यता, पवित्रता अपने जीवन के अंदर रखने का काम करो। समझ में पड़ गया यतेश, पॉजिटिव बात है। अब मैंने कहा अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर विवाद है। धर्मवीर तंवर अभी क्या समझा रहा था, धर्म ही तो समझाने का काम कर रहा था। अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर विवाद है। कोई कहते हैं ब्राह्मण धर्म है, कोई कहते हैं बुद्ध धर्म है, कोई कहते हैं उपासक धर्म है। आप एक ही लाइन के अंतर्गत याद कर लीजिएगा, जो मैं लाइन लिख रहा हूं अभी बोर्ड के ऊपर उतारिएगा। ये लिखिए, डॉक्टर R.K. मुखर्जी, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी, कई नाम आते हैं अपने, ठीक है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने धम्म को सभी धर्मों का सार रूप बताया है, सभी धर्मों का सार रूप बताया है। आगे ना उत्तर, इसका अर्थ क्या है, किसी भी धर्म में जो जो अच्छी बातें बताई गई वही हमको कहां मिलती है, अशोक के धम्म के अंतर्गत। बुद्धाराम जी बिल्कुल लिख रहे हो, अपासीन वे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माददे साधवे अली अवसानी अनागत बयानी मुनिय गाथा मौनय सुत, कई जिक्र मिलता है अशोक के धम्म के संदर्भ में। अनारंभो प्राणी नाम अवि हिंसा भूता नाम मातृ पितृ शुश्रूषा गुरु नाम अपतिची, ये बुद्धाराम जी जिक्र मिलने का कार्य करता है, ठीक है। पर आप इतना डिटेल में मत जाइएगा, मैंने कहा वही काम कर लीजिएगा। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं और उनमें से एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है धम्म को लेकर, उतारिएगा। अशोक के 90वें शिलालेख में क्या शब्द मिलता है धम्म से रिलेटेड, ठीक है, बोलते चलिएगा। अशोक के 11वें शिलालेख में क्या शब्द मिलता है धम्म से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म से रिलेटेड क्या शब्द मिलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत आएगा, उतारिएगा। अशोक के 90वें शिलालेख में हमें शब्द क्या मिलता है, धम्म मंगल शब्द मिलता है, ठीक है ना। अशोक के 11वें शिलालेख में हमको शब्द क्या मिलता है, धम्म दान शब्द मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी तक सवाल नहीं आया किसी एग्जाम में। अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय शब्द मिलने का कार्य करता है। कंफ्यूज मत हो, अभिषेक कलिंग युद्ध भी मिलता है, धम्म विजय भी मिलता है और कई राजाओं के नाम भी मिलते हैं 13वें शिलालेख के अंतर्गत। दीपिका कह रही है कि सॉरी सर, चंद्रगुप्त के 2 अभिलेख बोल दीजिए। गलत बोल रही है दीपिका, मैंने ये कहा था चंद्रगुप्त के अभिलेख नहीं है, चंद्रगुप्त के काल के अभिलेख थे, सौह गौरा और महास्थान अभिलेख, ठीक है। धम्म मंगल क्या होता है, बहुत ही चीज देखिए, मैं मेरी भाषा में समझाता हूं। देखिए हम लोग अपने घरों में कई प्रकार के टोने टोटके करते हैं, जैसे छींक आने पर घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बैठ जाना। तो अशोक कहता है ऐसे काम जीवन में कोई फायदा नहीं देने वाले, धम्म के विचार सुनिए, ये फायदा देने का काम करेंगे। धम्म दान, अच्छी बातों का प्रचार कीजिए। 13वां शिलालेख, अशोक कहता है कलिंग युद्ध के बाद मैंने शस्त्र विजय का परित्याग कर दिया, अब मैं लोगों को जीतूंगा, अच्छे उपदेशों के द्वारा जीतने का काम करूंगा। यह कहलाता है धम्म विजय के रूप के अंतर्गत जानने का कार्य करता है, ठीक है। तीनों वर्ड उतार लिए, क्लियर कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है धम्म विजय, 13वें शिलालेख के अंतर्गत जिक्र मिलता है। तो ये आपके कंप्लीट हुआ अशोक व उसके धम्म के विचार। चलिए अगले सवाल पे बढ़िएगा। यहां पर आप लोग एक गलती करते हो, अशोक व कलिंग युद्ध, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा और आप पढ़ते हो इस युद्ध में जो हिंसा हो रही है, उसके बाद अशोक ने तय कर लिया है कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं करने का काम करूंगा। सबसे पहले एक एक करके सवाल लेता हूं। सबसे ज्यादा सवाल आता है कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, उतारिएगा। 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी प्राप्त, ठीक है। आप मुझे कलिंग के राजा का नाम बताइएगा, ठीक है। 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी प्राप्त। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट, कलिंग कौन सी जगह के ऊपर, कलिंग उड़ीसा में है। आप पढ़ते हो ना कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख भी हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। खाबू अशोक ने अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा है। सब गलत बोल रहे हैं, जबकि समझा चुका हूं। ये अज्जू गुजर गलत बोल रही है, राजेंद्र गलत बोलने का काम कर रहा है, ये निशा पवार गलत बोल रही है। कौन पढ़ाता है तुमको कि अशोक के समय कलिंग के राजा का नाम? मुझे पता चला है हकीकत के अंतर्गत, कई जगहों के ऊपर टीचर लिखवा रहे स्टूडेंट को कि अशोक ने कलिंग के इस राजा को पराजित करने का काम किया। पूरी तरह गलत लिखा है, ये सब आपको ध्यान रख लीजिएगा। ओरिजिनल हिस्ट्री में कई कलिंग के राजा का नाम मिलता ही नहीं है। ये नंदराज ने, खारवेल ने, सब गलत है जाके, कहीं ओरिजिनल हिस्ट्री में नाम नहीं है। ये पढ़ा रहे ना खारवेल वगैरह, इन लोगों को पता ही नहीं है खारवेल का टाइम पीरियड क्या है। मैं आपको 2 जगह खारवेल का टाइम, ओरिजिनल हिस्ट्री में खारवेल का टाइम मिलता ही नहीं है। खारवेल किस काल का राजा है, तो हम खुद इसको एडजस्ट करने का काम करते हैं, गलत पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्लियर लिख लीजिएगा, कलिंग के राजा का नाम नहीं मिलता है। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को इस तरीके के सवाल जब गलत बताने का काम किया जाता है। कलिंग के राजा का नाम नहीं मिलता है।
आजकल क्या है, कई लोग पासबुक के पढ़ पढ़ के स्टूडेंट को पढ़ाना चालू कर देते जाके, इस कारण बहुत दर्द होता है जाके हमको। कई फील्ड के अंदर ऐसे भी आ जाते हैं जिन्होंने सारी किताबें तो उठा के देखने का काम नहीं किया होगा। ठीक है, कलिंग के राजा का नाम नहीं मिलता है। ठीक, अब हमने किसी एग्जाम में सवाल पूछा है, उसका उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वे वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा? ध्यान रखिएगा, ये सवाल हमने पूछा है किसी एग्जाम के अंतर्गत और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी गलत देने का काम कर रखा है। ठीक है, ओके राजेंद्र, मैंने लिखा है वो ध्यान रखना 100% सत्य है, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूं, हमने पूछा है एग्जाम में। अब ये मत पूछना कि आपने कौन सा एग्जाम लिया है, बहुत बड़ा एग्जाम लिया था हमने, वहां हमने सवाल पूछा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कौन से वे वर्ष में लड़ा, और वो भी देखिए बड़ी बड़ी किताबों के अंदर गलत दे रखा है। ये देखो अजय बताया, अभी नरेंद्र गुजर गलत बोल रहे सब, अभी सुनना उत्तर आ जाएगा। देखिए 13वें शिलालेख में क्या लाइन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर लाते हैं। अभी 13वें शिलालेख में लिखा है, अशोक ने, अभी आप निकालोगे ध्यान रखना, अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 8वें वर्ष में नहीं लिखा है, ध्यान रख लेना, 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। अब बताओ क्या होगा, 8वें वर्ष में नहीं लिखा है, 8 वर्ष बाद लिखा है। तो देखिए टाइम भी निकल गया कलिंग युद्ध का। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, माइनस करो 8, क्या समय आ गया, 261 बीसी। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो बाद में क्या आता है, 9वां वर्ष। ठीक है, ये होगा सही, 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ने का काम किया था। तो ये था आपके अशोक व कलिंग युद्ध। और कहते हैं इसी युद्ध के बाद बुद्ध भिक्षु उपगुप्त अशोक से मिला था, और हवेनसांग लिखता है कि उसी के प्रभाव से अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का कार्य कर लिया था। मेरे लैपटॉप के ऐप बताओ, ऋषि झा, आपके लैपटॉप के ऐप आपको पता होंगे ना, मेरे को तो मेरी क्लास भी मेरे टेक्निकल टीम वाले लगा के देने का काम करते हैं। ठीक है, आपके लैपटॉप के ऐप आप खुद पता लगाओ। हिम्मत यादव लिख रहे, ऐसा क्यों कहा जाता है खारवेल की पुत्री कारुवाकी से विवाह किया था अशोक? हिम्मत, मेरे को ओरिजिनल सोर्स के अकॉर्डिंग बता देना, मैं मान जाऊंगा इस चीज को। ठीक है ना, मैंने अभी कह दिया खारवेल का टाइम ही बहुत विवाद है, मैं निकाल बताऊंगा आपको ये खारवेल वाली प्रॉब्लम समझाऊंगा। ठीक है, नंद राजा कलिंग राजा नहीं पढ़ना, दिनेश राजेंद्र कह दिया, देखो एक बात, विवाद बिल्कुल मत क्रिएट करो, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाऊं जाके, फिर भी कई लोग मानते ही नहीं है। करेगा, हम लोग बेचारे टीचर मेहनत भी बहुत सारी करते हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट नहीं मानते। एक शेर है ना, गैमी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, चिरागों की तरह हम अरसान से जल जाते हैं, आग जलती है जिसमें नुमाइश के लिए, न जाने क्यों हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। ठीक है ना, मैंने मेरा काम पूरी तरीके से ईमानदारी से करने का कार्य किया है। चलिए आगे बढ़िएगा, तीसरी बात करते हैं हम, अशोक व बुद्ध धर्म। 3 सवालों के अकॉर्डिंग हमारे सवाल का उत्तर आएगा, अशोक व बुद्ध धर्म। धम्म पढ़ लिया, कलिंग युद्ध पढ़ लिया, बिल्कुल से बेटा। अजयराज, कलिंग राजधानी बेटा बाद में पढ़ेंगे ना, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सब लिखवा दूंगा। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, मध्य देश की पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली लिखवा दूंगा। ठीक है, आप आगे मत जाओ, हर काम करेंगे हम धीरे धीरे। राजेंद्र कंफ्यूज नहीं होने का यार, बार बार मैंने बात कही, मैं कर रहा हूं जो सही मान लो। अशोक व बुद्ध धर्म, 3 बातों के अकॉर्डिंग उत्तर आएगा। पहला तो अशोक ने कब बुद्ध धर्म स्वीकारा, देखिए कंट्रोवर्सी है, इस कारण ये क्वेश्चन हो गया, तो मैं बात कंट्रोवर्सी पर नहीं जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकारा, अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकारा। आप बताइए क्यों मानेंगे हम? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैंने कहा कंट्रोवर्सी है, अशोक ने कब बुद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी पे आपको नहीं उलझा रहा हूं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, आप बताओ कि क्यों माने सर आपकी बात कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का काम किया? अरे प्रवीण 8 वर्ष करने, -9 नहीं करने। ठीक है ना, चलिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का कार्य किया। हाँ, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, डिंपल लिख रही है, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि अशोक को बुद्ध धर्म में विकसित किसने किया, वहां पर लिखेगा दीपवंश, ये हम ज्यादा मानते हैं। दीपवंश व महावंश, इनके बारे में उतारिएगा। दीपवंश व महावंश के अनुसार नैग्रोध ने उसे बुद्ध धर्म में विकसित किया, बुद्ध धर्म में दीक्षा दी। ठीक है ना, विकसित किया। वह उसके बाद, उतार ली होगी लाइन, अभी मुझे आगे और लिखना है। राजेंद्र लिख रहा है उपगुप्त, राजेंद्र मैंने कह दिया ना, हवेनसांग, अलग अलग नाम आते हैं। कोई लिखता है समुद्र ने अशोक को बुद्ध धर्म के अंतर्गत विकसित करने का काम किया, कोई बाल पंडित लिखने का काम करता है। बेटा एक्चुअल टाइम नहीं मिलेगा, नीरज चौधरी बिल्कुल सही। हिम्मत यादव का जवाब आ गया है मेरे पास में। हम क्यों माने कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म स्वीकार किया? उसका कारण है अशोक कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहा है। बुद्ध गया और लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने करने का काम किया था, और वो काम किया था कलिंग युद्ध के बाद, इस कारण हम इसको मानने का काम करेंगे। ठीक है, उतार लिया होगा, मुझे लाइन पूरी करनी है। दीपवंश और महावंश के अनुसार नैग्रोध ने उसे बुद्ध धर्म में विकसित किया। वह उसके बाद मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव के कारण, मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव के कारण अशोक पूरी तरह बुद्ध धर्म का अनुयायी बना। ठीक है ना, ये ज्यादा माना जाता है, पूरी तरह बुद्ध धर्म का अनुयायी बना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अशोक ने बुद्ध धर्म कब स्वीकारा? कलिंग युद्ध के बाद। दौली मीना उपगुप्त गलत नहीं है, मैंने क्या कह दिया, अलग अलग ग्रंथ हमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम बताते हैं अशोक को बुद्ध धर्म में विकसित। आप तो उपगुप्त ही पढ़ते हो, मैंने कहा कई ओरिजिनल ग्रंथ लिखते हैं, बाल पंडित भी लिखने का काम करते हैं।
कोई समुद्र भी लिखने का काम करते हैं तो दीपवंश और महावंश, नैग्रोध और मोगलीपुत्र, तिस्स का भी नाम बताने का काम करते हैं। तो है विवाद और ज्यादा हम लोग इसको मानने का काम करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल, धर्मवीर तंवर भेरी घोष कहते हैं लड़ाई अस्त्र शस्त्र की लड़ाई भेरी घोष कहलाती है। ठीक है ना, अशोक ने कहा मैंने भेरी घोष त्याग दिया है, दम्म विजय करने का काम करूंगा। तो तंवर साहब उत्तर आ गया है आपका, भेरी घोष क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र वाली लड़ाइयों को कहने का काम करे, नहीं रुकेगा ये धर्मवीर। चलो आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। हाँ, राजेंद्र दिव्यावदान भी लिखता है और अवेंसांग भी लिखने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, अशोक बुद्ध धर्म का भिक्षु बना या ग्रस्त उपासक था? तो लिखिए अशोक बुद्ध धर्म का गृहस्थ उपासक था। ठीक है, तो देखिए अशोक ने बहुत काम कर लिया है, अब हम अशोक को ले जाते हैं मृत्यु की ओर। और देखिए अशोक का अंतिम जीवन दुख के अंतर्गत व्यतीत हुआ है। हो सकता है देखिए अशोक भी गलती कर रहा होगा। कहते हैं अशोक बड़े पैमाने पर दान दे रहा है, संपत्ति लुटा रहा है। डर गए अशोक के पुत्र और पुत्र कि इसी तरह संपत्ति लुटाता रहा ये तो खुद तो जा ही जा रहा है मृत्यु की ओर, हमें और मारने का काम कर देगा। तो देखिए अशोक को बंदी बनाने का काम कर लिया गया है उसके अंतिम समय के अंतर्गत। ठीक है, उतरेगा। दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को अंतिम समय में, अशोक को अंतिम समय में कुणाल के बेटे संप्रति, यानी अशोक का क्या हो गया, पोता, कुणाल के पुत्र संप्रति ने कैद कर लिया। कारण बता दिया ना, कैद करने का, कैद कर लिया। वह जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। यह भी अच्छा तरीका है मारने का, आधा आंवला दिया जाने लगा। ठीक है, ये अशोक का अंतिम टाइम पीरियड के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अब देखिए विवाद क्रिएट होगा। जब भी बड़े राजा राज्य करते हैं तो हमको उनके बारे में जानकारी के अच्छे साधन मिलते हैं, पर जैसे ही कोई वंश कमजोर होता है हमें जानकारी के स्पष्ट साधन नहीं मिलने का काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारियों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, हमें स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल रहा है। अशोक को अभी लिखा बेटा पढ़ा ना, दीवानाम प्रिय वगैरह कई नाम मिलने का काम करते हैं अशोक के। ठीक है, अब आपको पढ़ने अशोक के उत्तराधिकारी और वहां कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा, इस पे उलझने की आपको जरूरत नहीं है। अरे कंचन यादव पूरा मार दे तो दिल दुखता है ना, आधा आंवला दिया है जीने के लिए, ये कहकर अपने आप को सांत्वना दी जा सकती है। अब दे दिया आधा आंवला, तुमको क्यों टेंशन लेने का काम करती है? स्टूडेंट को ये भी टेंशन है, आधा आंवला क्यों दिया ने सर? तो सुनो, मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने पढ़ाया था संगम एज में, कणक ने पांडे राज्य को जला के नष्ट कर दिया। ठीक है, एक लड़का आया मेरे पास क्लास के बाद कि सर कणक तो अकेली औरत थी, ने पांडे राज्य को जला के कैसे नष्ट कर दिया? तो मैंने कहा एक काम करना, तू पेट्रोल का जरीकन लेके चला जाता ना साथ के अंतर्गत। ऐसे सवाल हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आने का कार्य करते हैं। अरे नैन सिंह जी आधा आंवला खाकर कैसे जीवित रहा? आज भी कई भिक्षु है जो एक एक साल तक केवल पानी पीकर भी जीवित रहने का कार्य करने का काम कर लेते हैं। तो दुनिया में बहुत से महान लोग हैं, उनमें हमारे अशोक भी एक महान प्राणी के अंतर्गत जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है, हेडिंग लगाइए। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा है मत उलझना कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा है। क्यों नहीं उलझना? अरे ओरिजिनल ग्रंथ ही दुख दे रहे हैं तो आप क्यों अपने लिए दुख क्रिएट करते हो? सुनिए बहुत ज्यादा बात आई। पुराण अशोक के कितने उत्तराधिकारी बताते हैं? बस। अब क्या करें हम लोग? आपको तो चाहिए कि हमको तो लाके बताओ, लाके बताओ कहां से? ओरिजिनल ग्रंथ ही हमारे लिए समस्या क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। एक तो अशोक ने बसाया था ललित पाटन नगर नेपाल के अंतर्गत, ठीक है ना। अब दिव्यावदान अशोक के कितने उत्तराधिकारी बताती है? 6। 4 गायब कर लिया, क्या करूंगा? कहां से लाऊं बताओ मैं ढूंढ के तुम्हारे लिए? ओरिजिनल ग्रंथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, तभी हम लोग समझाते हैं स्टूडेंट को, क्यों अपनी तरफ से खुदाई चालू कर देते हो आप लोग? ठीक है, और सुनो, तारानाथ तिब्बती लेखक ये अशोक के कितने उत्तराधिकारी बताता है? 3। अब बताओ मैं कहां से लाऊं किसका बाप कौन है किसका बेटा कौन है जाके? अब ये लो, अनुराग अशोक की पत्नी कहां गई? नहीं पता मेरे को कहां गई अशोक की पत्नी। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओरिजिनल ग्रंथ ही प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको नहीं पढ़ना है अशोक के उत्तराधिकारियों में कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराधिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। मनीषा भी कह रही है आंसर नहीं उतारिएगा। अशोक के बाद इसी तरह उतारिएगा। अशोक के बाद उसका पुत्र, थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल शासक बना। इसके समय, अब समय नहीं नोट करना, ठीक है ना। इसके समय इसके भाई जालोक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ये देखिए मौर्यों का विघटन चालू हो गया है, मौर्यों का विघटन चालू हो गया है। जालोक कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। धर्मवीर तंवर लिख रहा है कि अशोक की पत्नी भाग गई, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल शासक बना। मौर्य साम्राज्य विघटन की तरफ जा रहा है। इसके समय इसके भाई जालोक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का काम किया है। बुद्धराम जी मैंने नहीं पढ़ा दिव्यावदान का राइटर, दिव्यावदान बुद्ध धर्म ग्रंथ है। नैन सिंह ने से लिखा है मौर्यों की उल्टी गिनती स्टार्ट, और जब उल्टी गिनती स्टार्ट होती है ना तो पता ही नहीं चलता है किसका क्या होने का काम करता है, ठीक है। अब नहीं लिखेंगे, ठीक, अब प्रॉब्लम आ रही है। अब हम पढ़ रहे हैं अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट उतारिएगा मौर्य शासक, इसी तरह उतार लीजिएगा। मैंने कहा ना बाप बेटे पे उलझने की जरूरत नहीं है।